नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड। जी। आज की हमारी जो चर्चा है ना, वो एक बहुत ही आम मतलब एक ऐसी स्थिति पर है जो बहुत आम है लेकिन बहुत गंभीर भी है। बिल्कुल। मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों बालिग हैं, एकदम समझदार हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। हाँ, अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है और वो दीवार है उनके अपने घर वालों की। अक्सर यही देखने को मिलता है। परिवार राजी नहीं है, समाज का बहुत भारी दबाव है और मोहल्ले में या रिश्तेदारों में अक्सर यही सुनने को मिलता है कि फलाने के बच्चों ने मर्जी से शादी कर ली तो कितना बड़ा बवाल हो गया। हाँ, और इसी बवाल के डर से लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। पुलिस, झूठे मुकदमे, धमकियां, बदनामी का डर, ये सब इतना हावी हो जाता है कि कई बार एक सही और कानूनी फैसला लेना भी नामुमकिन सा लगने लगता है। एकदम सही बात है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। जब समाज और परिवार बिल्कुल खिलाफ खड़े हों तो बिना डरे, एकदम सुरक्षित और पूरी तरह से कानूनी रास्ते से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये स्थिति हमारे समाज में जितनी आम है ना, हम्म। उतनी ही संवेदनशील भी है। हम्म। अक्सर डर इसलिए लगता है क्योंकि आम नागरिक को अपने अधिकारों और जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी जमीनी हकीकत का पूरा ज्ञान नहीं होता। जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। जी। अब अगर संविधान की बात करें तो आर्टिकल 21 देश के हर वयस्क नागरिक को अपनी पसंद से जीने का, अपनी गरिमा और आजादी के साथ जीवन बिताने का मौलिक अधिकार देता है। राइट टू लाइफ। बिल्कुल। कानूनी स्थिति एकदम साफ है। अगर लड़का 21 साल का हो चुका है और लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है तो वे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत में जब परिवार इस फैसले का विरोध करता है तो सिर्फ कानून की किताब में लिखे अधिकार तो काम नहीं आते ना। वही बात है, उस कानून को एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। दफ्तरों का काम कैसे होता है, कौन से कागज चाहिए, और सबसे जरूरी बात, जब पुलिस या प्रशासन साथ ना दे तो कानून कैसे एक ढाल बनकर खड़े होने की ताकत देता है, आज हमें यही समझना है। इस मौलिक अधिकार और जमीनी हकीकत के बीच जो टकराव है उसे समझने के लिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को देखना होगा। जब हम बालिगों के अधिकारों की बात करते हैं तो मुझे तुरंत हादिया केस याद आता है। हाँ, बहुत ही मशहूर मामला था वो। जी, ये एक ऐसा ऐतिहासिक मामला था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। हादिया, जिनका जन्म का नाम अखिला था, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके शफीन जहां नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। और फिर उनके पिता कोर्ट चले गए थे। बिल्कुल। उनके पिता ने केरल हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका डाल दी और दावा किया कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है। शुरुआत में तो हाईकोर्ट ने शादी को रद्द भी कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। हाँ, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत ही सख्त और स्पष्ट फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बालिग महिला या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। सही बात है। अगर दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो माता पिता, समाज या यहाँ तक कि अदालत भी उनकी सहमति के बिना उसमें दखल नहीं दे सकती। हादिया मामले का ये जो संदर्भ है ना, ये इस विषय की नींव समझने के लिए बहुत सटीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चुनने का अधिकार इंसान की निजता और आजादी का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अब इस अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए हमारे पास कई कानूनी रास्ते हैं। भारत में विवाह से जुड़े कई धार्मिक कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसके तहत हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले शादी कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई विवाह अधिनियम भी मौजूद है। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि घर वाले विरोध कर रहे हों या दोनों अलग अलग धर्म के हों और वे बिना किसी धार्मिक कर्मकांड के बिल्कुल शांति से कानूनी शादी करना चाहते हों, तो फिर क्या विकल्प है? तो हमारे पास सबसे बेहतरीन और सेक्युलर विकल्प मौजूद है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आज़ादी के बाद इस कानून को इसीलिए बनाया गया था ताकि भारत के किसी भी नागरिक को अपनी पसंद से शादी करने के लिए अपना धर्म न बदलना पड़े। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की यही बात सबसे खास है। ये पूरी तरह से एक सिविल प्रक्रिया है, मतलब नागरिक प्रक्रिया। इसमें किसी भी तरह के धार्मिक कर्मकांड, काजी, मौलवी या पंडित की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई फेरे या निकाह जरूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ कानूनी और कागजी कार्रवाई के जरिए शादी संपन्न हो जाती है। अब इस प्रक्रिया को एक आम इंसान के नजरिए से समझते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कोर्ट मैरिज कह देते हैं, जो असल में कोर्ट रूम में नहीं होती। जी, असल में ये शादी किसी जज के सामने कोर्ट रूम में नहीं होती, बल्कि मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में पूरी होती है।
ज्यादातर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम या विवाह रजिस्ट्रार होते हैं ये ऑफिसर। बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। पहला कदम होता है नोटिस फाइल करना। दोनों पक्षों को मिलकर मैरिज ऑफिसर को एक लिखित अर्जी देनी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक शर्त है। हाँ, शर्त यह है कि जोड़े में से किसी एक व्यक्ति का उस जिले में पिछले 30 दिनों से रहना अनिवार्य है जहां वे शादी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मान लीजिए घर के विरोध के कारण कोई जोड़ा लखनऊ या किसी दूसरे बड़े शहर में जाकर शादी करना चाहता है, तो उन्हें वहां के निवास प्रमाण का जुगाड़ पहले से करके रखना होगा। ये 30 दिन वाली शर्त कई बार लोगों को परेशान करती है, लेकिन ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। जब जोड़ा मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में ये लिखित नोटिस जमा करता है जिसमें उनके नाम, उम्र, पते और शादी करने की मंशा का जिक्र होता है तो इसके बाद इंतजार शुरू होता है। हाँ, दूसरा और सबसे अहम चरण शुरू होता है 30 दिन का इंतजार। कानून के मुताबिक मैरिज ऑफिसर को इस नोटिस की एक कॉपी अपने दफ्तर के सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होती है। मतलब पब्लिक डोमेन में डालना होता है। जी। इसके पीछे कानून की मंशा ये है कि अगर इस शादी से किसी को कोई कानूनी आपत्ति हो तो वो इन 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। लोगों को लगता है कि माता पिता जाकर ऑफिसर को रोक देंगे। बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि आपत्तियां सिर्फ लीगल यानी कानूनी आधार पर ही स्वीकार की जाती हैं। ये कानूनी आपत्ति वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कानूनी आपत्ति का मतलब है कि उस शादी से स्पेशल मैरिज एक्ट के किसी नियम का उल्लंघन हो रहा हो। उदाहरण के लिए उदाहरण के तौर पर अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा हो और उसका कानूनी रूप से तलाक ना हुआ हो, या फिर लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, तब हो जाएगी। ये शादी बिरादरी के बाहर हो रही है या हमारे बच्चे बहक गए हैं। तो क्या इसका कोई असर होता है? भारतीय कानून की नजर में इस सामाजिक दबाव या पारिवारिक प्रतिष्ठा की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। ये कोई वैलिड आपत्ति नहीं मानी जाती। मैरिज ऑफिसर ऐसी आपत्तियों को सिरे से खारिज करने के लिए बाध्य है। इसी वजह से हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कानून एक सिस्टम की तरह काम करता है, भावनाओं से नहीं। जब ये 30 दिन का समय बिना किसी वैध कानूनी आपत्ति के शांति से गुजर जाता है, तब तीसरा कदम आता है, शादी की रस्म। हाँ, जिसे कानूनी भाषा में सोलमनाइजेशन कहा जाता है। इसमें जोड़े को मैरिज ऑफिसर के सामने उपस्थित होना होता है और एक साधारण सी घोषणा करनी होती है कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर रहे हैं। और इसके लिए गवाह चाहिए होते हैं। बिल्कुल। इस प्रक्रिया का सबसे अनिवार्य हिस्सा गवाह होते हैं। कानून के अनुसार इस घोषणा के समय कम से कम 3 गवाहों का मौजूद होना जरूरी है जो मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। और इन गवाहों को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। गवाह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे परिवार के सदस्य या माता पिता ही होने चाहिए। कोई भी हो सकता है। जी, गवाह कोई भी हो सकता है। आपके दोस्त, आपके ऑफिस के सहकर्मी या कोई भी ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति जो बालिग हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। सही कहा। जब ये घोषणा और गवाहों के हस्ताक्षर पूरे हो जाते हैं तो हम चौथे और अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, सर्टिफिकेट का मिलना। सबसे अहम दस्तावेज। और इस प्रक्रिया के तुरंत बाद मैरिज ऑफिसर शादी के रजिस्टर में एंट्री करता है और मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देता है। ये सर्टिफिकेट बहुत ही ताकतवर दस्तावेज है। वीजा के आवेदन से लेकर बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने और संपत्ति के मामलों तक ये सर्टिफिकेट हर जगह की मास्टर चाबी है। और फीस भी बहुत कम होती है। हाँ, सरकारी फीस मामूली होती है जो अलग अलग राज्यों में 500 से 2000 रुपए के बीच हो सकती है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया तभी सुचारू रूप से चलती है जब सारे कागजात पूरी तरह दुरुस्त हों। सरकारी दफ्तर पूरी तरह से दस्तावेजों पर चलते हैं। कागजात इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। अक्सर लोग बिना पूरी तैयारी के दफ्तर पहुंच जाते हैं और फिर छोटी छोटी आपत्तियों की वजह से उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कौन कौन से कागज जरूरी हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नोटिस फाइल करते समय कुछ बुनियादी दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए। सबसे पहले उम्र का प्रमाण। इसके लिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट को सबसे पुख्ता माना जाता है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। उम्र के बाद दूसरा क्या है? दूसरा है निवास प्रमाण पत्र। यह साबित करने के लिए कि आवेदन करने वाले जिले में जोड़े में से कोई एक कम से कम 30 दिनों से रह रहा है।
इसके लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड या एक वैध रेंट एग्रीमेंट लगाया जा सकता है। और पहचान के लिए? पहचान पत्र के लिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस काम आता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है शपथ पत्र यानी एफिडेविट। ये शपथ पत्र बहुत से लोगों के लिए एक नया शब्द हो सकता है। असल में ये एक कानूनी घोषणा है जो जोड़े की तरफ से नोटरी के माध्यम से दी जाती है। जी। इस शपथ पत्र में उन्हें ये लिखित रूप से स्वीकार करना होता है कि वे पहले से शादीशुदा नहीं हैं, किसी प्रतिबंधित रिश्ते में नहीं आते हैं और मानसिक रूप से इस शादी के लिए अपनी स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम हैं। इसे बनवाना बहुत आसान है। हाँ, किसी भी कचहरी में कोई भी नोटरी वकील 50 से 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इसे आसानी से बना देता है। साथ ही 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखने चाहिए, और अगर जोड़े में से कोई पहले से तलाकशुदा है या विधवा है तो तलाक की कानूनी डिक्री या पूर्व जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होता है। ये कागज तो हो गए, इसमें कोई सावधानी? कागजात तैयार करते समय एक बहुत ही व्यावहारिक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग और उम्र बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आधार कार्ड में नाम अलग है और 10वीं की मार्कशीट में अलग, तो सरकारी बाबू वहीं फाइल रोक देंगे। इसलिए आवेदन से पहले ही इन छोटी छोटी त्रुटियों को ठीक करा लेना समझदारी है। और अगर कोई दिक्कत आए तो? अगर कहीं उलझन महसूस हो तो स्थानीय बार काउंसिल जैसे लखनऊ बार काउंसिल या किसी भी जिला अदालत के वकील से मामूली फीस में मार्गदर्शन लिया जा सकता है। दलालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास सही जानकारी और पूरे कागज हो। बिल्कुल। तो कागज बन गए, 30 दिन गुजर गए और मैरिज सर्टिफिकेट भी हाथ में आ गया, कानूनी रूप से शादी संपन्न हो गई। अब असली चुनौती शुरू होती है। हाँ, अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर और खौफनाक हिस्से पर आते हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अक्सर परिवार वाले हार नहीं मानते। वो पीछे पड़ जाते हैं। वो थाने में जाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि हमारी बेटी का अपहरण हो गया है, या फिर जान से मारने की धमकियां देने लगते हैं। ये वो स्थिति है जहां अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और अक्सर जोड़े घबराहट में गलत कदम उठा लेते हैं। इसी समय सही कानूनी जानकारी काम आती है। ऐसी स्थिति में कानून किस तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करता है, ये समझना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। धमकियों और पुलिस के डराने का ये दौर सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव वाला होता है, लेकिन अगर जानकारी हो तो हमारा कानूनी सिस्टम पूरी सुरक्षा देने के लिए मौजूद है। अदालतों का क्या रुख है इस पर? हाल ही में 2026 तक दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट सहित कई न्यायालयों ने एकदम स्पष्ट फैसले दिए हैं कि पसंद की आज़ादी इंसान की गरिमा का अटूट हिस्सा है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। जब परिवार धमकी दे या झूठे मुकदमे का डर दिखाए तो बचाव के 3 बहुत ही अचूक और मजबूत कानूनी रास्ते हैं। सबसे पहला और सीधा रास्ता पुलिस से ही होकर गुजरता है। अब तो नया कानून आ गया है। जी, साल 2026 के संदर्भ में बात करें तो अब पुरानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस लागू हो चुकी है। बीएनएसएस की धारा 176 के तहत अगर किसी जोड़े को धमकियां मिल रही हैं और वे पुलिस को लिखित शिकायत देते हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए 14 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से कार्रवाई करना जरूरी है। इसका मतलब है कि पुलिस को शिकायत पर एक्शन लेना ही होगा। अगर जोड़ा किसी बड़े शहर जैसे लखनऊ या कानपुर में है तो वे सीधे पुलिस अधीक्षक यानी एसपी या पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में जाकर या ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में 112 नंबर डायल करके भी पुलिस रिकॉर्ड में अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल, जमीनी हकीकत हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि लोकल थाना घर वालों के प्रभाव में होता है, या वे ये कहकर टरका देते हैं कि ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में अगर पुलिस मदद ना करे तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती। बीएनएसएस की धारा 175 सबसेक्शन 3 के तहत एक आम नागरिक को यह अधिकार मिला है कि वो सीधे इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाकर आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर होती है। मजिस्ट्रेट के पास ये न्यायिक शक्ति होती है कि वो तुरंत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने का सख्त आदेश जारी कर दे। मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद कई बार स्थितियां इतनी संवेदनशील हो जाती हैं कि परिवार का राजनीतिक या सामाजिक रसूख पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ने लगता है। तब हाई कोर्ट ही एक रास्ता बचता है।
ऐसे में दूसरा और सबसे ताकतवर रास्ता खुलता है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को बहुत ही विशेष शक्तियां देता है, जिसे हम रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। रिट याचिका। हाँ, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों जैसे जीवन और निजता के अधिकार का सीधा हनन हो रहा हो, तो वो हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है। हाई कोर्ट ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से और प्राथमिकता के आधार पर लेता है। हाई कोर्ट की इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल शब्दों में समझे तो ये एक तरह से सीधे राज्य की सबसे बड़ी अदालत से गुहार लगाना है। हाई कोर्ट पुलिस को सीधा आदेश दे सकता है और उसे मानना ही पड़ता है। बिल्कुल, जब हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है तो नीचे का कोई भी अधिकारी, चाहे वो थानेदार हो या एसपी, उस आदेश की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अदालत न सिर्फ पुलिस को उस जोड़े को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश देती है, बल्कि माता पिता और रिश्तेदारों को भी स्पष्ट चेतावनी जारी करती है कि वे जोड़े के जीवन में किसी भी प्रकार का दखल न दे। एक बात और, अक्सर लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट जाना मतलब बहुत पैसा खर्च करना। हाँ, लाखों रुपए पानी की तरह बहाना। लेकिन ये सच नहीं है। अगर किसी के पास वकील की भारी भरकम फीस चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो नालसा एक बेहतरीन व्यवस्था है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जी, कोई भी व्यक्ति उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 5100 पर कॉल करके बिल्कुल मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, जहां सरकार की तरफ से उन्हें वकील मुहैया कराया जाता है। मुफ्त कानूनी सहायता का यह प्रावधान वास्तव में न्याय प्रणाली को आम आदमी की पहुंच में लाता है। पुलिस और हाईकोर्ट के अलावा एक तीसरा और बहुत ही प्रभावी रास्ता है मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। जी, अगर प्रशासन या पुलिस अधिकारियों की रक्षा करने में नाकाम हो रही है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसका क्या असर होता है? आयोग इन शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेता है और संबंधित जिले के आला अधिकारियों से जवाब तलब करके जांच बैठा देता है, जिससे पुलिस प्रशासन पर काम करने का भारी दबाव बन जाता है। इन कानूनी रास्तों के साथ साथ स्थिति को संभालने के लिए कुछ जमीनी और व्यावहारिक कदम उठाना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया अपना समय लेती है और उस दौरान सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर किसी जोड़े को ये अंदेशा है कि शादी का नोटिस लगते ही या शादी की भनक लगते ही घरवाले उनके साथ मारपीट या जबरदस्ती कर सकते हैं, तो उन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए। सबसे अक्लमंदी का काम यह है कि शादी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाएं। ये किसी करीबी दोस्त का घर हो सकता है, कोई हॉस्टल हो सकता है, या फिर किसी दूसरे शहर में किराए का कमरा। दूरी बनाना जरूरी है। जब तक मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में ना आ जाए और कानूनी सुरक्षा पुख्ता ना हो जाए, तब तक परिवार से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और पहलू है लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, ये भी एक विकल्प है। कई बार शादी की कागजी प्रक्रिया में वक्त लग जाता है या जोड़े की तुरंत शादी करने की स्थिति नहीं होती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने लगातार ये फैसला दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले बालिग जोड़ों को भी कानून के तहत पूरी सुरक्षा पाने का अधिकार है। उनके साथ भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बिल्कुल, उनके साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। कानून को कभी भी अलग थलग टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। सही कहा आपने। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको बिना धर्म बदले शादी करने की आज़ादी देता है। BNSS पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करता है और संविधान का आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के जरिए आपके अधिकारों को एक अभेद्य ढाल पहना देता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न लगे, अगर नियमों के दायरे में रहकर सही जानकारी के साथ और शांत दिमाग से कदम उठाए जाएं, तो ये पूरा सिस्टम अंततः नागरिक के ही पक्ष में खड़ा होता है। डरने की जरूरत नहीं है। जी, कानून से डरने की नहीं, बल्कि उसकी बारीकियों को समझकर उसे अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। थोड़ा धैर्य, सही दस्तावेज और कानूनी जानकारी से बड़ी पारिवारिक और सामाजिक उलझन को पार किया जा सकता है। बहुत ही गहराई और स्पष्टता के साथ हमने इस पूरी व्यवस्था को समझा। कागजात तैयार करने से लेकर मैरिज ऑफिसर के दफ्तर की प्रक्रिया, 30 दिन का इंतजार, कानूनी आपत्तियों का मतलब, और फिर पुलिस से लेकर हाईकोर्ट तक सुरक्षा के इंतजाम। हर एक चीज आपस में कैसे एक मजबूत कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, ये आज के सफर से एकदम साफ हो गया है। बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन इन सारे कानूनी प्रावधानों और अधिकारों पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाली सोच मन में आती है।
हम कानून के जरिए अपने मौलिक अधिकार तो हासिल कर लेते हैं, अदालतें हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दे देती हैं, लेकिन क्या समाज के लिए सिर्फ कानून की किताबें बना देना ही काफी है? ये एक बड़ा सवाल है। आज के समय में भी जब ख्वाब पंचायतें या मोहल्ले और रिश्तेदारों का दबाव दो बालिग लोगों की आज़ादी पर भारी पड़ने लगता है, तो क्या हमें सिर्फ कानून पर निर्भर रहने की बजाय अपनी सामाजिक सोच और मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है? सोच बदलनी पड़ेगी। कानून तो अपना काम कर रहा है और अधिकारों की रक्षा कर रहा है, लेकिन एक सभ्य समाज के तौर पर हम आज भी कितने पीछे हैं, ये हम सब के लिए गहराई से सोचने का विषय है। जी। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर एक जोड़े को अपने ही परिवार से छुपकर सुरक्षा मांगनी पड़े, तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था की नाकामी है या कानून की जीत? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।